अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वफाकी काबीना में एक बार फिर तब्दीली की हवा चल पड़ी है। किस खिलाड़ी को मैदान और किसे पवेलियन की राह दिखानी है, फैसले हो रहे हैं। मगर सवाल यह है कि ये फैसले कौन, कहां और किसके कहने पर कर रहा है। इमरान खान के बारे में मशहूर है कि बतौर क्रिकेट टीम के कप्तान वो अपनी टीम सिलेक्टर्स के कहने पर नहीं बल्कि खुद सिलेक्ट किया करते थे। इमरान खान का यही एतमाद था कि वो हुकूमत में आने से पहले ही 200 लोगों की टीम सेलेक्ट कर चुके थे। इससे मुताल्लिक खान साहब क्या कहा करते थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 200 पाकिस्तानियों को जो हमने बड़े बड़े ओहदों पर बिठाना है, उनकी लिस्टें हम बना रहे हैं। इस वक्त सिर्फ 200 लोग चाहिए और हमने अभी से तलाश शुरू कर दी है इन 200 लोगों की। ये मुल्क आपको ठीक एकदम तब्दीली होकर दिखाएंगे। अब कप्तान का और कोई खिलाड़ी तैयार था या नहीं था, किसी और से मुताल्लिक कप्तान खुद पुरएतमाद हो या ना हो, उन्हें यकीन था कि वजारत खजाना का कलमदान असद उमर ही संभालेंगे। असद उमर से मुताल्लिक इमरान खान साहब कितने शोर थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। फाइनेंस मिनिस्टर की इसलिए जरूरत है आज सबसे ज्यादा मिनिस्ट्रीज में, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा माशी बुरान नहीं है जो आज। एक मुल्क मकरूज है, हालात बुरे हैं, एक ऐसे काबिल फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत है जो असद उमर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हों। अब हुकूमत में आने से पहले इमरान खान के पास बीमार मईशत को दुरुस्त समत में लाने और आम आदमी को खुशहाल बनाने का हर नुस्खा मौजूद था। इमरान खान साहब माजी में बड़े बड़े दावे किए करते थे। खासतौर पे हुकूमत में आने से पहले वो क्या क्या नुस्खा है हाय कीमिया बताया करते थे, आवाम को समझाया करते थे। जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। कायदे आज़म किसी से भीख मांग सकता था, तो क्या इमरान खान कभी किसी से भीख मांगेगा? इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर दूंगा मुझे पैसे मांग। पाकिस्तान जो इंशाल्लाह जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी, कभी उसका प्राइम मिनिस्टर ना कभी किसी के सामने जाके भीख मांगेगा, ना कर्जे मांगेगा, ना झुकेगा। मुझे इतनी शर्म आती है जब मैं इन हुक्मरानों को देखता हूँ। कभी सऊदी अरेबिया जाके हाथ फैला के बैठे हैं, मुझे शर्म आती। चाहे लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे और IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे, लेकिन हुक्म करे हमें कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी फलानी चीज बढ़ा दो। मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों, क्योंकि ये मुल्क वो होना चाहिए जो नया पाकिस्तान मैं देखता हूं, उसके अंदर इंशाअल्लाह हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की, हम उनको पैसे देंगे। नया पाकिस्तान तो बना या नहीं बना, लेकिन हुकूमत में आते ये नक्शा यकसर बदल गया। नजरिया जरूरत बना। IMF और गैर मुल्की डोनर एजेंसीज मजबूरी बनकर ऐसा गिरी कि कप्तान ने अपने बाएतमाद खिलाड़ी असद उमर की कुर्बानी से भी दरेग नहीं किया। यूं उन्हें हटाकर उनकी जगह अब्दुल हफीज शेख को कुर्सी पर बैठा दिया गया, जिनकी ओहदा संभालते ही पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की नज़र में अब्दुल हफीज शेख एक बेहतरीन वज़ीर ख़जाना थे। हफीज शेख की तारीफों के साथ साथ कप्तान ने हर मामले पर उनका साथ दिया। अदालत ने गैर मुंतखब अफराद को वजारत देने पर फैसला दिया तो कप्तान ने हफीज शेख को सेनेटर बनवाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों के शराइत के सामने भी हथियार डाल दिए। सेनेट इंतखाबात में हफीज शेख का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इसी इंतखाब के दौरान मालियाती मामलात के हवाले से 3 अहम ऑर्डिनेंसेस भी जारी हुए। ऑपोजिशन ने तनकीद की कि पाकिस्तान ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया है। ऑर्डिनेंस पर दस्तखत होते ही IMF के साथ मामलात बेहतर हुए, लेकिन गुज़श्ता रोज अचानक ही अब्दुल हफीज शेख को ओहदे से हटा दिया गया, जबकि उनकी जगह हमाद अजहर को वजारत खजाना का कलमदान सौंपा गया है। हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि अब्दुल हफीज महंगाई की वजह से हटाया गया, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रहे, इसलिए उन्हें हटाया गया। इससे मुतालिक शिबली फराज क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। प्राइम मिनिस्टर साहब चाह रहे थे कि वो इकोनॉमी में और जो स्पेशली महंगाई है उस वो जो है तो एक खास मकसद था जिसकी वजह से ये तब्दीली करनी पड़ी। अब वज़ीर इत्तलात का ये बयान कई सवालात को जन्म दे रहा है। अगर हफीज शेख महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रहे तो कप्तान ने अपनी सेहत का ख्याल रखे बगैर उन्हें सेनेटर मुंतखब कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों लगाया? क्या इससे पहले कप्तान को हफीज शेख की नाकामी नजर नहीं आई थी? अगर माशी उमूर के माहिर अब्दुल हफीज शेख महंगाई पर काबू नहीं पा सके तो एक माहिर कानून महंगाई को कैसे खत्म करेगा? क्या कप्तान ने हमाद अजहर की माजी की कारकर्दगी का जायजा लिया था? सवाल तो यह भी है कि क्या कप्तान एक बार फिर टीम सिलेक्शन में नाकाम हो गए हैं? कप्तान मुल्क की मईशत को टेस्ट मैच की सूरत में क्यों चला रहे हैं? हुकूमत के पास अवाम को रिलीफ देने के लिए सिर्फ 2 साल हैं। क्या इन 2 बरसों में अवामी उमंगों की तर्जुमानी मुमकिन है?
क्या कप्तान ये 5 साल भी तजर्बात की नजर करना चाहते हैं? क्योंकि कप्तान ही का बयान है कि हुकूमत आने से कबल ब्रीफिंग मिलनी चाहिए, इक़्तिदार के लिए 5 साल नहीं 10 साल होने चाहिए ताकि हुकूमत में चलाई जा सके। इमरान खान साहब इससे मुताल्लिक़ क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए। उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए। अब 3 बरस के दौरान टीम बनाई जा सकी है, ना ही अवामी रिलीफ के लिए इकदामात हो सके। सवाल यह है कि टीम सिलेक्शन के माहिर कप्तान अपनी टीम क्यों नहीं बना सके? कप्तान की टीम कौन सिलेक्ट करता है? वजारत खजाना अमली तौर पर कौन चला रहा है? इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्योंकि आप कप्तान की टीम का बड़ा अहम हिस्सा रहे हैं, अहम हिस्सा है, ये बताइएगा कि कप्तान अपनी टीम कैसे सिलेक्ट करते हैं? कप्तान के नजदीक टीम सिलेक्शन का क्राइटेरिया, पैमाना क्या है शब्बर जैदी साहब? मेरा ये व्यू है कि पाकिस्तान की मईशत की जो शक्ल है, जो हम आम आदमी जो GDP और ये LDP और ये सब लगा रहता है, ये सब चीज़ें कागजी हैं। और बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान में ना डॉक्यूमेंटेशन है, ना टैक्सेशन है, और ना हम पाकिस्तान में गरीब आदमी को महंगाई से बचा सके हैं। दरमियान में आड़तियों ने और दुकानदारों ने एक माफिया बनाई हुई हैं। तो मैंने अभी एक और प्रोग्राम में भी तजवीज़ दी है, और मैं आपको भी प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि खान साहब को फैसिलिटीज़ को बदलने के बजाय अब आपको एक सर्जरी शुरू करनी पड़ेगी। और सर्जरी का पहला रास्ता ये है कि आप 15 दिन के लिए इस मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएं और तमाम दुकानों को, तमाम एसेट को रजिस्टर करें और बैंक अकाउंटों को रजिस्टर करें। जिसका कोई भी एसेट अनरजिस्टर्ड है उसको आप पाबंद करें कि वो रजिस्टर करें। देखिए शब्बर जैदी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आपकी प्रिंसिपल पोजीशन है। इससे पहले भी आप बारहा कह चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज करें। ये काम तो शब्बर जैदी साहब आपने करके देख लिया, आपको भी नहीं चलने दिया गया। अगर इतना आसान, इतना सहल होता तो हो चुका होता। नहीं सर, बात सुनिए। नहीं, यही तो मेरा कहना है कि मैंने करके, मुझे जगह होती, मैंने नहीं किया ना। जब मैंने CNIC कार्ड लगाया था और दुकानदारों ने हड़ताल की थी तो हमने उनको स्पेस दी थी ना। वो हमारी गलती थी, मेरी भी गलती थी, खान साहब की भी गलती थी। ये हमने नहीं किया ना, ये आप गलत समझ रहे हैं कि हमने कब किया। हम तो सॉफ्टवेयर इमेज पे चल रहे थे, हम तो कॉर्पोरेशन के साथ चल रहे हैं ना। मगर मैं तो अब कह रहा हूँ कि आम आदमी तो पिछना इस तरह से, अगर आप ये इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिक्स चलाते रहे तो आम आदमी तो पिसता रहेगा, ये चलेगा नहीं। लेकिन शब्बर जैदी साहब, उस सॉफ्टवेयर इमेज के साथ अगर इतना सख्त रिएक्शन आया तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ब्रीदिंग स्पेस भी ना दे उन लोगों को तो खान साहब की हुकूमत मुतहम्मिल हो सकती है इतने सख्त रिएक्शन की इस वक्त, एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए, आज ये मुतहम्मिल की बात नहीं है। अगर आपने यही चलाना है तो चलता रहे, 70 साल से चल रहा है, चलता रहे, फिर कोई परेशानी नहीं है। देखिए, बात ये कि परेशानी किसको है, मुझे और आपको थोड़ी है परेशानी तो उस आदमी को है जो रमज़ान की तैयारी करने वाला है और उसको चीनी नहीं मिल रही। मुझे आपको क्या परेशानी है? हम और आप तो ड्राइंग रूम में बैठे हुए, AC में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो मुतहम्मिल का मतलब क्या है? अगर ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए शिबली फराज साहब ने एक तौजीह पेश की। उन्होंने कहा कि अगर हफीज शेख साहब को हटाया गया तो इसलिए हटाया गया कि महंगाई को कम करने में वो नाकाम रहे हैं, और अब वो कलमदान उठाकर हमाद अजहर साहब को सौंप दिया गया है। तो आपको लगता है सर हफीज शेख साहब महंगाई को कम करने में नाकाम रहे, कंट्रोल करने में, काबू पाने में नाकाम रहे, इसलिए उनका पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ा? इससे पहले हफीज शेख साहब की तारीफें तो करती रही है गवर्नमेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि हफीज शेख हो, असद उमर हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, एक आदमी बैठ के महंगाई की बात नहीं कर सकता। मैंने अपने मुख्तलिफ चीज़ों में, आपको ही पता है कि महंगाई क्यों है, इसका कोई ताल्लुक किसी एक्शन से नहीं है। ये पूरा एक मुबाशरत रवैया है। अगर गवर्नमेंट मुतामिल नहीं हो सकती तो नहीं हो, छोड़ देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? कौन सर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? कोई तूफान तो नहीं आ जाएगा, क़यामत तो नहीं आ जाएगी। मगर अगर आप यही सिस्टम चलाना चाहते हैं और इसी तरह आप कभी एक मेंबर चला गया और 2 मेंबर आ गए और 1 मेंबर से जीत गए और इसी तरह चलाना चाहते हैं बगैर इसके किसी करेक्शन के, और आप इस तरह खान साहब समझते हैं कि वो उसी ट्रेडिशनल सिस्टम पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलती रहेगी, तो आप 1-2 खिलाड़ी और ले आएँ, 3 और ले आएँ, सारे खिलाड़ी बाहर जाते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। मैं अब आपको पहले भी कहता रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि ये सिस्टम इस तरह सही नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तान की मईशत को डॉक्यूमेंट नहीं करोगे।
हलाल और हराम के पैसे का फर्क नहीं करोगे, बेकार की बातें, क्या महंगाई ये कंट्रोल कर सका और वो कंट्रोल कर सका, ये बेकार की बातें। इन चीज़ों से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हमें बिल्कुल सिस्टम बेसिक पे जाना पड़ेगा, और मैं खास आपको यही एडवाइस करूंगा कि पर्सनैलिटीज़ को बदलने के बजाय निज़ाम को बदलें, जो वो कहते थे, और मैं भी इसका एग्री करता हूँ। मुझे निज़ाम को बदलने में रुकावटें थी, मैं बाहर आ गया, और कमज़ोरी समझ लें, जो मर्जी आपसे समझ लें, मगर ये मरीज़ एस्प्रिन से सही नहीं होने वाला। अब शबर जैदी साहब, मेरा वही सवाल जो मैंने इब्तिदा में आपसे किया था कि ये जो टीम सिलेक्शन और टीम चेंजेस है, ये कौन कराता है खान साहब से? देखिए, आपने कहा कि आप खान साहब की टीम का भी हिस्सा है, खान साहब सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर ये सिलेक्शन के हफीज शेख को हटाकर हमाद अजहर को इसलिए लगाना, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, कराता कौन है ये? मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। टीम सिलेक्शन की बात नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर इज सेंसिटिव टू द पब्लिक इंटरेस्ट कि महंगाई है, तो ये उसका नेचुरल रिएक्शन है। उन्होंने डेफिनेटली, मैं तकरीबन यकीन है मुझे कि शेख साहब को ये कहा होगा कि महंगाई बहुत है, आप करें, कुछ एक्शन लें, ये करें। उन्होंने कहा होगा ठीक है जी, अगर आप समझते हैं मैं नहीं कर पा रहा तो आप किसी और से करा लें। ये बिल्कुल एक कॉर्डियल बात हुई होगी, और मैं समझता हूँ यही हुआ होगा। मगर सिलेक्शन की बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पर्सनैलिटीज से आगे बढ़ने की बात है। इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, कोई आएगा कोई चला जाएगा। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि अब इतने दिन के बाद ये अब आगे हमें सोचना है, तो हमें अब सर्जरी करनी पड़ेगी। ये मेडिसिन का केस नहीं है। अब शबर जैदी साहब, हमाद अजहर साहब के पास ये पोर्टफोलियो है इस वक्त। देखिए, आम आदमी के मसाइल की बात आप कर रहे हैं, चीनी उसको 110 रुपये में मिल रही है, आटा उसकी दस्तरस से बाहर है, पेट्रोल महंगा हो गया, नेपरा एक्ट में तरमीम के बाद वो भी आपके हाथ में नहीं है, बिजली अब कोई और महंगी करेगा, आपने सिर्फ दस्तखत करने हैं। तो ये सब कैसे होगा सर? कॉमनर सुन लो, एक बात सुन लो, बिजली महंगी कोई नहीं करेगा। बिजली महंगी इसलिए करेगा कि 32% लॉसेज हैं। तो आप जब आप माशरे को 32% लॉसेज की बात तो नहीं करते, और बिजली की महंगाई की बातें करते, तो यही होगा। तो शबर जैदी साहब, 3 साल हो गए हैं, ये ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर आकर कॉमनर को सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? फिर जो बात आप कर रहे हैं, खान साहब क्यों तैयार नहीं है इसको करने के लिए? मेरा ख्याल है खान साहब को अंदाजा हो रहा है। 3 साल तो देखिए, कोशिश तो इंसान करता है कि, और वो मेरा अपना ख्याल है कि जो मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैंने कल शाम के बाद मैंने सोचा इसके ऊपर बहुत, और मैं नतीजे पहुंच चुका हूँ कि हमें अब फैसला करना पड़ेगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है। नहीं, कर लेंगे फैसला। आप तो फैसला कर चुके हैं। खान साहब का क्या फैसला है सर? 2 रुपए चीनी के बढ़ा दिए, और चीनी 2 रुपए हो गई, 2 रुपए कम हो गई, ये इशू नहीं है भाई। इशू ये है कि आम आदमी, एक 98% ऑफ द पर्सन पीपल इन दिस पाकिस्तान, उसको बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही। ये हकीकत है, चाहे वो इसको आप माने या नहीं माने। और दूसरी बात यह कि जो 2% है, उसको इतनी ज़्यादा सहूलत मिल गई है कि वो किसी तब्दीली को इस लेवल पर रेजिस्ट करता है कि वो लेवल का रेजिस्टेंस आपको समझ नहीं आता। अच्छा, अब एक तासुर है शहबाज जैदी साहब, एक तासुर है। वो तासुर ये है कि आप जिस मर्जी को उठाकर वजारत खजाना का कलम दान दे दें, ये वजारत खजाना जो है असल में ये पोर्टफोलियो डमी है, इसको चलाता कोई और है। जिसको मर्जी आप बैठा दें, उसने करना वही है जो ऊपर से फैसला आएगा। क्या ये तासुर दुरुस्त है? ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें क्यू ब्लॉक जो है वो डिपेंडेंट होता है पाकिस्तान में हमेशा से वॉशिंगटन से या चाइना से, क्योंकि हम एक वो कंट्री हैं जिसके पास हमेशा डॉलर डेफिसिट रहता है। मगर जो वॉशिंगटन और चाइना वाले हैं, या जो कुछ भी जिनको हम फॉलो करते हैं, वो हमारे घर के बाहर नहीं है, वो हमारे पड़ोसी हैं। अगर हमारे पास रोटी खाने को नहीं है तो पड़ोसी आपको 2-4 दवा खिला सकता है, मगर आपको रोज़गार नहीं दे सकता। ये हमारे घर का मसला है। बाजवा साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि अपने घर को सही करें, बाद में बाहर देखें। वो पड़ोसी आके हमें एक दिन का खाना दे देता है, ठीक है, 2 दिन का दे देगा, कभी चाइना दे देगा, कभी अमेरिका दे देगा। मगर अगर आपका रोज़गार ही ठीक नहीं है, आपके बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, आपके घर में खाने को रोटी नहीं है, तो पड़ोसी आपको कुछ नहीं देगा। प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे पड़ोसी के मशवरे के ऊपर हमारा रोज़गार भी चल जाएगा।
आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए ना शबर ज़ैदी साहब, वो कहते हैं देखिए बुराई होती हुई देखे तो हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकते, जुबान से रोके, जुबान से नहीं रोक सकते, दिल में बुरा जाने और ये ईमान का आखिरी दर्जा है। तो आप तो सिस्टम से बाहर निकल आए फिर के जब नहीं हो सका। खान साहब को भी आप यही कह रहे हैं कि ठीक है फिर सरेंडर कर दे, स्टेप डाउन कर दे, सबसे आसान रास्ता है, क्विट कर दे, एग्जिट कर जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं सब कुछ ठीक नहीं होगा। देखिए मैं ये कब कह रहा हूँ कि खान साहब आ जाएंगे तो सही हो जाएगा। जब तक वो समझते हैं कि वो उनके पास एनर्जी है और वो समझते हैं कि नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो जरूर वो रहें। क्योंकि ये भी बात नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी अन्ना के पीछे किसी आदमी को शबर साहब नुकसान तो पहुंच रहा है ना सर। जिस दिन मैं समझूंगा कि अब मेरी टीम नहीं खेल सकती। देखिए दो चीजें होती है ना, आपने बैट्समैन चेंज करना है या खेल से बाहर जाना है। मेरा ख्याल है कि चेंजेस करके देखनी चाहिए, लेकिन जो चेंजेस हो रही हैं वो फ्रूटफुल साबित नहीं हो रही ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर बैट्समैन चेंज कर रहे हैं या बॉलर चेंज कर रहे हैं और उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर टीम चेंज करनी पड़ेगी या फिर नए ग्राउंड पे खेलना पड़ेगा, खत्म होगी बात। और ये जो टीम चेंज करके देखी है अभी उन्होंने हमाद अजहर साहब या दीगर को ताबिश गौर साहब को दे दिया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नई टीम भी जो हालात है उसमें नहीं चल पाएगी, मैं ये कह रहा हूँ आपको सिर्फ। तो फिर इसका हल क्या है सर, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। एसिड की डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान में कर ले 15 दिन बंद करके, दैट्स ऑल। उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है शबर ज़ैदी साहब? क्या कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा जो आप कह रहे हैं कि ये जो सर्जरी करनी है फाइनेंशियल सर्जरी, ये फाइनेंशियल सर्जरी करना तो मुश्किल होता है, कॉस्मेटिक्स आसान होती है समटाइम्स। 15 दिन आप घर बैठेंगे, आपको बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने एसिड का रिकॉर्ड गवर्नमेंट एक दे देंगे। आपको याद है मुशर्रफ के जमाने में एक सर्वे हुआ था, याद है आपको? सर्वे जो हुआ था उसके रिकॉर्ड कहाँ हैं? उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं पब्लिक में आया? मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान में एसिड के रिकॉर्ड को सर्वे कर लो, पाकिस्तान के 80% बाइज्जत लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। आपके ख्याल में इतना आसान है ये शबर साहब? आसान है बहुत नहीं, ये बहुत मुश्किल है, मगर बहुत मुश्किल है। खान साहब तो कहते हैं कि उनकी हुकूमत का मुकाबला ही माफियाज के साथ है, स्ट्रांग लोगों के साथ है। बात सुनो ना, बहुत मुश्किल है। और जो पहली रेजिस्टेंस आएगी वो सारे आपकी बात नहीं कर रहा, मीडिया वाले कैमरे लेके खड़े हो जाएंगे कि पाकिस्तान बंद हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई, तबाही आ गई, कल ये हो जाएगा। मगर मैं कह रहा हूँ जब बंदा बीमार होता है तो उसको 4-5 दिन हॉस्पिटल में लिटाते हैं। कैंसर के मरीज को आप सड़क पे नहीं फिराते। तो इसी तरह जब मईशत बीमार है तो 2-4 दिन इसको लिटाना पड़ेगा जाके हॉस्पिटल में। अच्छा मुझे सर सादा से सवाल का जवाब दे। जिस वक्त आपने ये करने की कोशिश की थी तो उस वक्त आपकी टीम में राइट लेफ्ट बैठे हुए लोग आपसे नाराज नहीं हो गए थे? और उसके बाद पता चला था शबर ज़ैदी साहब खुद बीमार पड़ गए हैं, तो जो करने लगता है वो तो बेचारा खुद बीमार हो जाता है इस बीमार मईशत को बचाने के लिए। नहीं देखिए, मैं तो आज फिर आपको कह रहा हूँ ना कि जब ट्रेडर ने हड़ताल की उस जमाने फजल रहमान का धरना भी चल रहा था, तो हमने एग्रीमेंट किया था ट्रेडर के साथ। अब अगर मुझे ट्रेडर ये इजाज़त होती कि मैं ट्रेडर्स को दुकान बंद करने की इजाज़त दे देता या कहता कि दुकान बंद कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो मैं समझता हूं कि आज हम कामयाब होते। लेकिन वो इजाजत नहीं मिली ना आपको? नहीं मिली है, मिली वो बात की बात है, मगर मैंने नहीं किया। मगर मैं आपको रास्ता बता दिया। देखिए ना, सियासी लोगों के लिए ये इकदाम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना सर, अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स, अपना वोट बैंक बचाने के लिए। सियासत करनी है तो करते रहे यार। ये जो इस्लामाबाद में आइलैंड बनाया हुआ है D स्क्वायर में, चलाते रहे, इसको कुछ नहीं होगा। तो फिर ये तो तय हो गया ना सर कि ये कोई अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स नहीं है, ये कोई गैर रस्मी गैर रिवायती सियासतदान नहीं है जो इस वक्त मुल्क पर बराजमान है, बल्कि ये वही रस्मी सियासत कर रहे हैं जो गुज़श्ता 70 साल से हो रही है। फिर खान साहब ने तो देयर इज नो डिफरेंस ही मेड सो फार। ये आपको टाइम बताएगा और देख लीजिएगा आप, ये आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि रस्मी है या नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबर ज़ैदी साहब आपके वक्त के लिए। साबिक चेयरमैन FBR शबर ज़ैदी हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि खान साहब को पर्सनैलिटी से निकलकर सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा, करेक्टिव रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और फिर 15 दिन के लिए अगर वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्जरी हो जाए तो मामला बड़े बेहतर हो सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि ये करेगा कौन। बार अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि ऑपोजिशन माजी से सबक क्यों नहीं सीख पाई अभी तक और क्या माजी से ऑपोजिशन सीखने के लिए तैयार भी है या नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर निहाल हाशमी हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम इत्तेहाद जो 26 नकाती प्रोग्राम के साथ ज़मीनी इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात तक हर रोज़ मजबूत से मजबूत तर होता गया। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के वक्त उस वक्त इत्तेहाद में हल्की सी दरार पैदा हुई। यूं सेनेट में अपोजिशन लीडर के इंतखाब के मामले पर यह इत्तेहाद बिल्कुल चकनाचूर हो गया। ये इत्तेहाद 26 आला नकात के लिए तश्कील पाया, जिसमें सबसे अव्वल था मौजूदा हुकूमत का खात्मा, वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा, इस्टेब्लिशमेंट का सियासी अमल दखल कम करने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद का आगाज, सिविलियन बालादस्ती और शफाफ इंतखाबात के लिए रास्ते बनाना। लेकिन हुकूमत तो टस से मस नहीं हुई और ना ही वज़ीर आज़म की कुर्सी हिली। इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को न्यूट्रल कहने के दावे तो किए गए, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी का नरम लहजा मरियम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ज़्यादा पसंद नहीं आया। यूं सियासी बयानबाजी का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग की नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बजाय शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से राब्तों का इशारा दिया। इस मुताल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करें। हमजा साहब से या शहबाज शरीफ साहब के सामने ऑप्शन रखेंगे और आपको वहां से कोई गारंटी है, यकीन दहानी है कि वो इस ऑप्शन को एग्जॉस्ट करने के मूड में है? ये जो सियासी डायलॉग होता है उसमें गारंटियां नहीं होती, उसमें ऑप्शंस होते हैं और आपने ऑप्शंस सामने रखने होते हैं, उन पर डिस्कशंस के नतीजे में एक कंसेंसस डेवलप करना होता है, वो हम कोशिश करेंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा से बात करने को तैयार नहीं दिखाई दे रही। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से मुताल्लिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 17 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील पाया है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा को आउट कर दिया गया है, जबकि राजा जफरुल हक, हमजा शहबाज साहब जैसी शख्सियात उस पार्लिमानी बोर्ड के अंदर मौजूद हैं। तो दिखाई तो दे रहा है कि सियासी मंजरनामा कैसे तब्दील हो रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राय रखती है कि अब शहबाज शरीफ साहब से बात होगी, हमजा साहब से बात होगी। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहां खड़ी है, बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा सर, एक थी पीडीएम और पीडीएम किस्सा माजी हो गई, अब माजी समझा जाए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसके बड़े एम्बिशंस थे, बड़े एम्स थे, गोल्स थे, अब वो सब टाइट है फिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक थी पीडीएम, वो है, थी और इंशाल्लाह रहेगी जब तक इस हुकूमत का सेलेक्टेड का खात्मा ना हो, अवामी राज ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो, वोट को इज्जत ना पड़े, उस वक्त तक इंशाल्लाह ताला और धांधली का खात्मा ना हो, पीडीएम थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। लेकिन निहाल हाशमी साहब, उसके लिए तय करना पड़ेगा ना कि सिलेक्टेड है कौन, क्योंकि सिलेक्टेड तो आप गवर्नमेंट को कहते थे। बिलावल भुट्टो साहब ने सबसे पहले पार्लियामान के अंदर ये सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया था, पीएम सिलेक्ट कह के। लेकिन अभी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तय करने में कामयाब नहीं हो रही कि सिलेक्टेड असल में है कौन, पीएमएलएन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। नहीं, वो तो बड़ा वाज़ेह है, दो टोक है। जो बैकडोर से और रवायतों को, जमहूरी रवायतों को पामाल करके, जो आइन और कानून के तरीक़ेकार को अडॉप्ट ना करके अपने लिए कोई मुफाद या कोई फ़ायदा लेना चाहते हो, वो यकीनन वही सिलेक्टेड लोग हैं जिनको इलेक्शन का, आवाम का, अपने वोटर्स का, अपने जमहूरी रवायतों का कदर ना हो, उनकी कोई पासदारी ना हो, तो वो होते हैं सिलेक्टेड। तो इस वक्त जमहूरी रवायतों की पासदारी कौन नहीं कर रहा, इस वक्त बैकडोर चैनल कौन ऑपरेट कर रहा है निहाल हाशमी साहब? देखिए, बज़ाहिर इमरान खान के बाद जो बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी नज़र आती है। ये तो रोज़ रोशन की तरह आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से बाप के वोटर से इलेक्ट होकर के या उनके सिग्नेचर से साथ कोई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनता है, तो ये तो बड़ा वाज़ेह है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। ये जिस तरह सूरज गुरूब हो चुका है और अभी अंधेरा छाया हुआ है दुनिया, हमारे पाकिस्तान में, तो इसी तरह से ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं, आपको याद होगा मोहम्मद जुबैर साहब जाकर किससे मिलते थे, किससे जो है रिलीफ मांगने की कोशिश करते थे, जब वहाँ से जवाब हो गया तो उसके बाद उन्होंने ये किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शहीदों की जमात है। अगर पीडीएम की बात की जाए तो सबसे पहले एपीसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलाई थी, बिलावल भुट्टो साहब ने बुलाई थी और एपीसी के अंदर उन्होंने मदऊ किया था। देखिए, एपीसी बुलाना कोई वो नहीं है, अच्छी बात है कि तमाम लोगों को साथ लेके चले, मगर ये कोई डिग्री होल्डर नहीं हो जाता है कि आपने एपीसी बुलाया। एपीसी तो मैं जब कराची का प्रेसिडेंट था, मैं भी एपीसी बुलाया करता था यहाँ पे। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट कि एपीसी का आउटकम क्या है, इम्पॉर्टेंट कि उस आउटकम के ऊपर आप कितना ज़्यादा अमल दरामद करते हैं। जो 26 नुकात है उस पर आप अमल दरामद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आउटकम होता है। अदरवाइज वो होता है नशिस्तन, खुर्दन और बर्खास्तन।
और जहाँ तक शहीदों की जमात है तो पाकिस्तान में हर सियासी पार्टी के कारकुनों ने, उनके बड़ों ने, उनके लीडरों ने, अकाबरीन ने इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया है। वो आप पीपल्स पार्टी से लेकर जमात इस्लामी हो या मुस्लिम लीग हो या ANP हो या BNP हो या JUI हो या हर पार्टी ने हमारी एक बड़ी तवील तहरीक है, लिस्ट है पाकिस्तान के सियासी और जमहूरी जद्दोजहद की। तो कोई एक पार्टी शहीदों की पार्टी नहीं है। पाकिस्तान के हमारी पार्टी तो सबसे बड़ी शहीदों की पार्टी है जिसने सन 47 से नहीं, लेकिन निहाल हाशमी साहब ये तासुर भी तो दुरुस्त है कि माजी में हर जमात से गलतियां हुई हैं। किंग्स पार्टी का लेबल आपके ऊपर भी लगता रहा है, आप भी किंग्स पार्टी, आप भी मंजूर नजर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये तो आप लोग भी तस्लीम करते हैं कि हमने गलत किया, गलत हुआ, उसके लिए ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए। अब लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मुझे ये बताएं सर कि रेजिग्नेशन अब देने जा रहे हैं आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती है नहीं देती, आप रिजाइन करेंगे? ये बहुत ठीक सवाल है। देखिए, PDM का जब इजलास होगा और उसमें हम तमाम पार्टी इक्वल फुटिंग पे होता है, इक्वल उनकी हैसियत होती है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून कि अस खुद कोई फैसला करें। वहाँ पे जो स्टीयरिंग कमेटी है वो एक तजावीज़ और दस्तावेज़ात के साथ आगे आती है और फिर जो सरबराहान होते हैं या जो पार्टी की लीडरशिप होती है उस वक्त वहाँ पे मौजूद सरबराह कमेटी में, तो वो फिर फैसला करेंगे। हम में और पीपल्स पार्टी में ये फ़र्क रहने दें कि वो PDM को बाईपास करके अपने फैसले करती है, हम PDM को बाईपास करके अपने फैसले नहीं करेंगे। हम जो भी फैसला होगा वो PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेजिग्नेशन देती है नहीं देती, आप लोग ये अटल है अब ये फैसला कि आपने रिजाइन करना ही करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे या ना दे? नहीं, आप जितना जोर दे रहे हैं मुझे नहीं लगता कि इतना जोर अभी से नहीं है। बात सारी यह है कि PDM की अगर सुप्रीमो ये फैसला करेगी तो हम देंगे, अगर सुप्रीमो कहेगी कि वॉच एंड वेट तो हम वो देखेंगे। और उसमें हर एक पार्टी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं ना हाशमी साहब कि बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो तो रेजिग्नेशन ही है। आपको याद होगा इस्तीफों के मामले पर ही नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान जो तल्ख कलामी हुई, जो तकारीर हुई PDM के सरबराही इजलास के अंदर, बुनियादी तौर पर जो लड़ाई है वो तो इस्तीफों पर ही है ना? नहीं, सिर्फ बोर्ड ऑफ कंटेंशन इस्तीफों का नहीं है। बोर्ड ऑफ कंटेंशन में ये भी था कि वो कौन से अवामिल थे, वो कौन से मुहरकात थे जिसके वजह से वो वोट ज़ाया कर दिए गए, जिसमें जीत सकते थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और वो कौन से अवामिल है जिसके वजह से हम जो है वंस फॉर ऑल असेंबली को छोड़ के नहीं आ रहे, वो कौन सी अवामिल है। बहुत सारी चीज़ें थी। यकीनन इस्तीफ़ा भी एक था और इस्तीफ़ा ये भी नहीं डिसाइड था कि इस्तीफ़ा कब दिया जाएगा, कहाँ पे दिया जाएगा। इस्तीफ़ा जो मरकज़ी क़यादत है PDM की उसके हवाले कर दिया जाएगा और वो फिर डिसाइड करेंगे हालात और बात। अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर आपका इस्तीफे देना ये इफेक्टिव होगा? देखिए, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो, और उसे उसकी क़यादत को इफेक्टिवनेस इस्टेब्लिश करना आता है। और अगर हमारी पार्टी और उसकी क़यादत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और दीगर लोग ये समझते हैं, शहबाज शरीफ साहब समझते हैं बाहमी मुशावरत के साथ PDM के लोगों के कि वो कुछ ना कुछ देख के समझ के इस पे अमल करेंगे, और अगर ना हुआ तो इस गवर्नमेंट को हम बहुत टफ टाइम देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। देखिए अजमी साहब, यकीनन आप मालूमात की बुनियाद पे कह रहे होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहा है, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली गेन क्या करना चाहती है, उस चैनल को ऑपरेट करके क्या कैपिटलाइज करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या फोर्स ही कर रही है, क्या मिल रहा है उसको? देखिए, पीपल्स पार्टी एक तो पंजाब में अपने रूट्स को रीस्टैब्लिश करना चाहती है। पीपल्स पार्टी अपने मुख्तलिफ इदारों में अपने रूट्स को रिस्टैब्लिश करना चाहती है और ये पार्टी निहाल हाशमी साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पंजाब के अंदर इन हाउस चेंज आपको आते हुए दिखाई दे रही है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि 30 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनसे राब्ते में है, तो फिर तो मेरा ख्याल है नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। पंजाब में अगर हुकूमत गिरती है, बुजदार हुकूमत, तो गिराने में देर किस बात की है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है? 30 हो या 130 हो, ये बेल मुंडेर नहीं चढ़ेगा जब तक मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फैसला नहीं करेंगे। अगर उनके मंसूबे में, उनके प्लान में ये हिस्सा होगा तो ये होगा। और फिर नहीं, पंजाब की आवाम नहीं छुड़वाते हैं सर जब आसानी से छूट रही है तो? और सुन लेना सर, और PDM की मुशावरत से ये चीज़ हो सकता है। ख्वाहिशात तो पीपल्स पार्टी की हो सकती है, ख्वाहिशात पे पाबंदी हम नहीं लगा सकते, ख्वाब तो वो देख सकते हैं,
कई ख्वाब सच्चे होते और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा निहाल हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज का पंजाब से जो मशवरा दे रही है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत आइंदा आने वाले दिनों में कौन करेगा, और ख़ास तौर पर बड़ी आम खबर है, आज़ाद कश्मीर का इंतखाब आ रहा है और उसके लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील पा चुका है। उस पार्लिमानी बोर्ड के अंदर मरियम नवाज साहिबा दिखाई नहीं दे रही, हमजा साहब उसमें ज़रूर मौजूद हैं, राजा ज़फरुल हक उसमें ज़रूर मौजूद हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब भी फाल किरदार अदा करते हुए दिखाई दें। होने क्या जा रहा है वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि अमीर का कोरोना और गरीब का कोरोना क्या दो है, क्या कोई फर्क है। बड़ा आम मामला, इसको उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आज आपके सामने एक नहीं दो पाकिस्तान की मिसाल रखते हैं। आज आपको दिखाते हैं कि अमीर का पाकिस्तान, और आपके सामने रखेंगे गरीब का पाकिस्तान कि वो कैसा है। एक ऐसा मुल्क जहां हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, जहां निस्फ से ज़ायद तिब्बी अमला वैक्सीन का मुंतजर दिखाई दे रहा है, जहां 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरी वैक्सीन के लिए हर रोज कतारों में खड़े होते हैं और बारी ना मिलने पर मायूस लौट जाते हैं, जहां कोरोना टेस्टिंग के लिए भी एक आम आदमी को दर दर भटकना पड़ता है, वहीं एक वफाकी वजीर वैक्सीनेटर्स को घर बुलाकर बच्चों, बुजुर्गों और अहले खाना को वैक्सीन करा लेते हैं, जिनमें से अक्सर ही नौजवान हैं जिनका सेहत के शोबे से भी कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इनमें से कोई भी हेल्थ केयर वर्कर नहीं है। वजीर मौसूफ के अहले खाना को वैक्सीन भी सबसे पहले फराम कर दी गई। अदाकारा इफ़त उमर भी इसी वैक्सीनेशन से मुस्तफ़ीद हुई, उन्हें भी तनकीद का निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने भी इफ़त उमर को तनकीद का निशाना बनाया, मगर वो वफाकी वजीर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी ज़ुबान पर ना ला सके। वीडियो वायरल होने के बाद वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने तजर्बाती वैक्सीन लगवाई है, यानी वो जो ट्रायल्स चल रहे थे उन क्लिनिकल ट्रायल्स में से ये ट्रायल हुआ है। जबकि यूएचएस के मुताबिक यूएचएस में आजमाइशी वैक्सीन का सिलसिला कब से खत्म हो चुका है और ये वैक्सीन इंतहाई कंट्रोल्ड माहौल में लगाई जाती है। अब सवाल यह है कि क्या वफाकी वजीर ने वैक्सीन के लिए सियासी असर और रसूख इस्तेमाल किया? क्या आजमाइशी वैक्सीन घर पर लगवाई जा सकती है? क्या वफाकी वजीर ने WHO और इसकी गाइडलाइंस के खिलाफ वर्जी की है? क्या नए पाकिस्तान में भी एक नहीं दो पाकिस्तान का नारा गूंजता रहेगा? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त चेयरमैन वजीर आजम टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि कोविड वैक्सीन से मुतालिक हमने सुना है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है। क्या वाकई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए या आप घर पर भी ये वैक्सीन लगवा सकता है? जी हाँ, किसी और दी जा सकती है। उसमें कुछ कंट्रोल्स होते हैं कि जिनको आप दे रहे हैं उनको कोई बीमारी ना हो और इस तरह के कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। लेकिन आप वैक्सीन तो किसी जगह पर भी लगा सकते हैं, कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट में वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारी मालूमात के मुताबिक जो कैंसाइनो है उसके ट्रायल्स तो पाकिस्तान में हुए, लेकिन कैंसाइनो पाकिस्तान में पहुंची नहीं और गालिबन वो आज रात शायद पाकिस्तान पहुंच रही है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, ये आज रात पहुंच रही है इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन सीनोफार्म के क्लिनिकल ट्रायल्स मेरे ही इदारे में हुए हैं। कराची यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, उनसे एग्रीमेंट भी हुआ था कि ये तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान में दी जाएगी और उसके कंसाइनमेंट्स पाकिस्तान में आ चुके हैं। और ज़्यादातर वैक्सीन इस वक्त जो पाकिस्तान में लग रही हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स को लगी हैं और जो बड़ी उम्र के अफराद को लग रही हैं, वो सीनोफार्म की हैं, जो कराची यूनिवर्सिटी में जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स मेरे इदारे में किए गए हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, अभी तो 60 साल से ज़ायद की उम्र के अफराद को ये वैक्सीन फराम की जा रही है, तो इस हवाले से जो प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए गए हैं, मतलब 50 साल से कम उम्र के अफराद को ये वैक्सीन कब से मिलना शुरू हो जाएगी? और तरसील से मुताल्लिक जो कहा जा रहा है कि भी सुस्त रवि का शिकार है, हमारे यहाँ उतनी बड़ी मिकदार के अंदर वैक्सीन मौजूद नहीं है, तो किसी जगह पर यह रिपोर्ट हो रहा है कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को भी प्रोटोकॉल्स को वायलेट करते हुए उनके घर पर यह डोजेज फराम की जा रही है। तो आप तक भी कोई ऐसी इत्तलात हैं, मालूमात हैं आपके पास? जी नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और जब कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगी फिर तो हर एक कोई जो भी चाहे पैसे दे के लगवा सकेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट की जो सप्लाईज आ रही हैं सीनोफार्म की, वो तो एक ख़ास सिस्टम के तहत लग रही हैं। आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर आप उस एज ग्रुप में फॉल करते हैं या हेल्थ वर्कर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो उस पर एविडेंस दिखाकर और फिर आपको वो फिर वैक्सीन जो है फ्री में मुख्तलिफ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में लग रही हैं।
और यही इसी सिस्टम के तहत मैंने भी कोई 4-5 रोज पहले लगवाई है और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने भी अपनी टर्न का, अपनी बारी का इंतजार किया है और फिर उनको लगी है। तो एक सिस्टम के तहत हर एक कोई लगा रहा है। बिल्कुल ठीक है, यानी उसका एक प्रोटोकॉल है, सिस्टम के तहत है, उसको वायलेट करते हुए जहां कहीं हो रहा है तो वो उस सिस्टम को वायलेट या ब्रीच ऑफ द सिस्टम तस्वुर किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त जो वैक्सीनेशन की सूरत हाल हमारे यहाँ है, कोवैक्स के तहत हमें हमसाया मुल्क से वैक्सीनेशन मिलनी थी लेकिन उसकी तरसील भी रोकी जा रही है। स्पुतनिक 5 के हवाले से कहा जा रहा था उस पर भी ड्रैप कोई कीमत मुकर्रर नहीं कर सका, वो भी कटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी बार बार वजीर आजम को भी खतूत लिख रही है। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर ताखीर मजीद हो जाती है तो क्या वो वैक्सीन मौसर होगी, क्योंकि बड़ी तेजी से कोरोना तो अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है? 3 अलग अलग इश्यूज हैं जो आपने इसमें सवाल में उठाए हैं। सबसे पहले तो प्राइसिंग की बात है, जो ड्रैप के साथ मामला है। बात यह कि बैनुल-अक़वामी प्राइसिंग इन सब वैक्सीन की क्या है, चंद 100 रुपए है। जो एस्ट्राजेनेका है वो $2 उसके इंटरनेशनल रेट्स हैं, का मतलब तकरीबन 300 रुपए। जो इंडिया के अंदर जो बन रही है वैक्सीन, जो भारत बायोटेक्नोलॉजी या इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रहे हैं, तो वो 200 या 300 इंडियन रुपए के रेट्स हैं, जिसकी में हुकूमत हासिल कर रही है। वो 500-600 रुपए पाकिस्तान के हिसाब से बन जाते हैं। तो समझे कि 1000 से नीचे रेट्स चल रहे हैं इसके। अगर आप 8 या 10 हज़ार की, अगर जाहिर है प्रॉफिटियरिंग का एलिमेंट है, तो इसकी वजह से अगर आप 8-8, 10-10 गुना ज़्यादा रेट के लिए अप्लाई करेंगे तो ड्रैप को यकीनन उसको इनकार कर देना चाहिए। तो यकीनन इसकी इफेक्टिवनेस जो है कम होती जा रही है, क्योंकि अब ये नया B117 आया है वेरिएंट, जो कि अब छा गया है दुनिया में। 21 ममालिक में तो अब ये मेजर स्ट्रेन है, यानी कि डिस्कवर होने के 5 या 6 हफ्ते के अंदर ये डोमिनेंट स्ट्रेन बन गया। इसने पुराने वाले स्ट्रेन को दबा लिया और यही ज़्यादा फैल रहा है। और पाकिस्तान में भी यही हो रहा है कि ये पंजाब में और कुछ शहरों में यही बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त कि आपके पास कोई इस वक्त चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप बचाव करें इस पूरे मामले के अंदर, मुख्तलिफ सख्ती से उन प्रोटोकॉल्स पे अमल करने का, क्योंकि कोई दवाई आने वाली नहीं है अगले चंद साल तक, क्योंकि अरबों डॉलर खर्च होते हैं और 5 से 10 साल लगते हैं। और जो वैक्सीन डेवलप हो रही हैं वो भी वक्त के साथ साथ अपना इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, क्योंकि ये म्यूटेशन होके तब्दील हो चुका होगा। तो हर साल नई वैक्सीन होगी, हर साल दोबारा आपको वैक्सीनेशन लगानी पड़ेगी। और फिर ये टाइम आ रहा है कि आपको किसी भी फंक्शन में जाने के लिए ये सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि हाँ मैं वैक्सीनेटेड हूँ। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त जो वैक्सीन मैसर है वो तो पुराने स्ट्रेन को सामने रखते हुए उसके ट्रायल्स हुए थे और उसके मुताबिक बनाई गई थी। जो नया स्ट्रेन आप बता रहे हैं यूके स्ट्रेन है और गालिब दिखाई दे रहा है, क्या ये वैक्सीन इस स्ट्रेन पर भी इफेक्टिव है? काफ़ी हद तक इफेक्टिव होगी, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन होती हैं, ये खासी हद तक कवर कर जाती हैं मुख्तलिफ चेंजेस, जो इसके तब्दीलियाँ जो आती हैं उसके स्ट्रक्चर में, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। डिपेंड करता है कि किस जगह तब्दीली आई है और वैक्सीन जो है किस तरह बनाई गई है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी इफेक्टिवनेस जिस वायरस पे ये डेवलप हुई है वो डेटा जो है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स का, वो उस पर लागू होता है। दूसरे जो जिस पे ट्रायल्स नहीं हुए, जैसे कि ये B117, उस पर डेटा जो है वो डेटा लागू नहीं होगा और उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस उसके मुकाबले में कम होगी। लेकिन फिर भी लाइफ सेविंग है, क्योंकि अगर आपको इसके वैक्सीनेशन होने के बाद हो भी जाता है तो 100% बचाव फिर भी होगा शदीद बीमारी से या अमवात से। तो ये फिर भी बहुत ज़रूरी है, इसकी इफेक्टिवनेस कम भी हो तो भी जरूर लगानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, दो बड़े अहम सवाल हैं। एक तो ये कि ये जो यूके स्ट्रेन है खासतौर पे बच्चों को बड़ा मुतासर कर रहा है, और आज तो लाहौर के अंदर 4 अमवात पे रिपोर्ट हुई हैं बच्चों में। तो नंबर 1 तो ये कि ये किस तरह से बच्चों को इफेक्ट करता है, क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, कितना डैमेजिंग है। और नंबर 2 ये कि 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए तो क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए थे, तो बच्चों के लिए कोई वैक्सीन भी मौजूद नहीं है। जो वैक्सीनेशन इस वक्त है क्या वो एप्लीकेबल नहीं है बच्चों के लिए? जी, जो वैक्सीन अवेलेबल है वो बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए एप्लीकेबल होने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स का होना ज़रूरी है। क्लिनिकल ट्रायल्स जब तक नहीं हुए हों उस एज ग्रुप में, और जो सर्टिफाई ना किया गया हो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने, चाइना की या बरतानिया की या जहाँ भी ये वैक्सीन डेवलप हुई है, जब तक उसको आप मार्केट में नहीं ला सकते, जब तक आपके अपने ड्रैप जो है उसका अप्रूवल नहीं देगा। और ये वाला जो वायरस का स्ट्रेन है, ये ऐसा लगता है कि बच्चों पे भी हमला कर रहा है,
लेकिन स्टैटिस्टिकल डेटा जब तक आपके पास ना हो और आप पुराने स्ट्रेन में कितने बच्चे इफेक्ट हुए और नए में कितने हो रहे हैं उसका मुकाबला ना करें, जब तक ये कहना मुश्किल है कि वाकई क्या ये बच्चों में पुराने स्ट्रेन के मुकाबले में ज़्यादा कर रहा है या नहीं, वो कबल वक्त होगा जब तक कि सही मायनों में एहतियात से डेटा को ना देख लिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है जी। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।